वो अच्छा खासा चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जिसको अपन शुरू कर रहे हैं। चलिए समझते हैं ध्यान से मेरी बात को पूरे डिटेल में। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक एक करके बात करेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, और इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्टफोलियो को मतलब क्या बोलते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज से। जब भी कोई इन्वेस्टर अपनी हार्ड अर्न मनी को अर्न करता है तो उसको मल्टीपल जगह वो इन्वेस्ट करता है। आज के करंट डेट पे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। शेयर्स के अलावा हम क्या करते हैं, आज तक जो भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं मार्केट के अंदर, वो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं कि हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन कभी भी कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स की बात को आपने नहीं सुना होगा। जैसे मैंने कहा, गोल्ड या सिल्वर क्या है, कमोडिटी है। कमोडिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आजकल रुझान जो है वो कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स पर भी बढ़ चुका है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। वो बैंक के सेविंग अकाउंट में भी जमा करेगा, एफडी में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, म्यूचुअल फंड्स में भी करेगा, एफडीज में भी करेगा। दुनिया भर के अलग अलग सिनेरियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई क्यों करता है, ताकि अगर किसी भी एक सिनेरियो के अंदर उसको लॉस हो तो बाकी सिनेरियो उसको प्रॉफिट कमा करके दें, ताकि उसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो एक प्रॉपर तरीके के प्रॉफिट मेकिंग में बनी रहे। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज से। और ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ये चैप्टर आपको उस बारे में सिखाएगा। अब मैं आगे की बात करूं तो अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। एक होता है रिटर्न और एक होता है रिस्क। यानी कि उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो मैक्सिमम रिटर्न देना चाहिए और उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी जिसके बेसिस पर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम रिस्क मिल सके। इस बात को लेकर के चैप्टर बनाए गए हैं। अब धीरे धीरे मैं लिखवाना शुरू करूंगा, उसके साथ साथ आपको मेरी बातें समझना है। मैंने बताया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक अलग ही आपको कॉपी बनानी है और बहुत बड़ा चैप्टर है, महीना भर चलेगा। तो अपन शुरू करते हैं इसको पढ़ना समझना, देखिएगा। हाँ जी। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पोर्टफोलियो मीन्स कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स सच एज शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर यानी कमोडिटीज हो गई, कैश, एक्सेट्रा, डिपेंड डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स इनकम, ऑन इन्वेस्टर्स इनकम। इन्वेस्टर की इनकम के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा कि आप अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा, एक पर्सन है मिस्टर ए, हैविंग रुपीज 5 लाख फॉर इन्वेस्टमेंट। उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए हैं। अब 5 लाख रुपए को वो अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला मैंने कहा शेयर्स, रुपीज 1 लाख। इसके अलावा गोल्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया मान लो 1.5 लाख का। बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया 50,000 का। म्यूचुअल फंड,
इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख का। इसके अलावा कैश उन्होंने अपने पास मेंटेन किया हुआ है, मान लो 1 लाख का। तो मैंने कहा पोर्टफोलियो का मतलब मिस्टर ए जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकम है उसको एक जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करके अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। 5 लाख रुपए हो गए ना ये। चलिए, तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या बताया? कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल सच एज शेयर्स इन म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, यानी अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। नंबर टू, नंबर टू लिखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स decision regarding investment to achieve investors objective, investors objective, which is to which is to earn maximum return at minimum risk, at minimum risk। जो भी बातचीत में लिखाऊंगा कॉपी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करनी है, सारी बातें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है आपको, है ना। पोर्टफोलियो के बाद मैंने बात करी मैनेजमेंट से मतलब क्या है? डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट टू अचीव इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव। आपको इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें एज ए इन्वेस्टर। और एज ए इन्वेस्टर आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। तो विच इज़ टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न, और रिस्क को मिनिमाइज करना एट मिनिमम रिस्क। यानी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को एट मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम रिटर्न तक ले जाना है। इस प्रकार से आपको बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग, art of selecting the right investment, the right investment policy for the individual, for the individual in terms of, in terms of minimum risk and maximum return, and maximum return। नंबर फोर, अच्छा इसी में थोड़ी सी और बात लिखेंगे अगले पैराग्राफ से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेफर्स to managing money, to managing money of an individual, of an individual under the expert guidance of portfolio manager, of portfolio managers। Number four, objective of portfolio management, objective of portfolio मैनेजमेंट। चलिए देखिए, मैंने आपको पोर्टफोलियो का मतलब बताया,
ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज से। मैनेजमेंट का मतलब उसको इन्वेस्ट कैसे करना है ताकि मैक्सिमम रिटर्न एट मिनिमम रिस्क आए। फिर मैंने बात करी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को एक और तरीके से कैसे बात करी मैंने, टू मैनेजिंग मनी ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या है हमारे पास, उसको लेकर के बात करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन। एक एक करके मैं समझाऊंगा, पहले एक बार नोट करेंगे। नंबर टू, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। अलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, प्रोटेक्टिंग अर्निंग अर्निंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क। चलिए इस बात को नोट कर लें। नोट करा आपने? चलो, देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मैंने अब सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया आपको कैपिटल एप्रिसिएशन। देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं, मान लीजिए एक शेयर में 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एक साल के बाद एक शेयर की प्राइस 150 रुपये हो गई, तो कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हो गया? 50 रुपये। यानी आपने जो भी कैपिटल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करी है वो कैपिटल एप्रिशिएट होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए रिटर्न के साथ साथ। रिटर्न आपको दो रूप में मिलता है, आपको ये बात पता है, शेयर्स के रूप में। एक तो इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एक इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो हमको चाहिए ही, साथ में आपकी कैपिटल की वैल्यू भी अप्रिशिएट होनी चाहिए, यानी कैपिटल की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट पे जो मैक्सिमम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और भी कुछ आप कह सकते हैं, उसके रूप में इंटरेस्ट डिविडेंड उसके रूप में भी रिटर्न मिलना चाहिए। रिस्क ऑप्टिमाइजेशन मतलब रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, ऑप्टिमाइज करने का मतलब मिनिमम कर सकते हैं, या जो हम मैनेज करने का प्रयास कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। अलोकेटिंग रिसोर्सेस ऑप्टिमली, इसका मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान हैं। आपकी समझ क्या कहती है कि 10 लाख रुपए को अलोकेट कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ करना है? ये जो अलोकेटिंग है, अलोकेशन है, वो आपका ये चैप्टर आपको समझाएगा कि अलोकेशन आपको कैसे करना है। आप एक बात को ऐसे समझना कि आपको कैसे मालूम कि मेरे पास 10 लाख रुपए में से कितना पैसा तो मैं शेयर्स में डालूं, कितना पैसा कमोडिटी में डालूं, कितना पैसा मैं म्यूचुअल फंड्स में डालूं, कितना अपने पास कैश रखूं, कितना मैं बैंक एफडी या सेविंग अकाउंट में लिक्विड के रूप में रखूं, कितना मैं बॉन्ड्स परचेज करूं। तो अपने पैसे को जो आप डाइवर्सिफाई करोगे, वो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसका अलोकेशन भी समझ में आना चाहिए। यानी जो मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है एट मिनिमम रिस्क, उस पे कितना अलोकेशन जाएगा, जो एवरेज रिटर्न दे रहा है, जो मिनिमम रिटर्न दे रहा है। और हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन भी फ्यूचर को लेके अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा देगा, कोई कम देगा, फ्यूचर अनसर्टेन है, मुझे नहीं मालूम। तो आपको अलोकेशन अपने रिसोर्सेज यानी अपने पैसे का किस इन्वेस्टमेंट प्लान को कितना करना चाहिए, इस बात की समझ भी चैप्टर आपको देगा। ठीक है। प्रोटेक्टिंग अर्निंग अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये क्या बोला है, प्रोटेक्ट करता है आपकी अर्निंग को, ये चैप्टर सिखाता है क्या? आप प्रोटेक्शन अर्निंग अगेंस्ट द मार्केट रिस्क, मार्केट में आने वाले रिस्क से, होने वाले नुकसान से बचने के लिए इतनी सफिशिएंट अर्निंग होनी चाहिए ताकि आप उसमें सरवाइव कर सकें। जैसे मैंने अभी क्या बात कही, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया। अब मार्केट में कुछ ऐसी, अच्छा आपको ये बात समझनी है कि शेयर मार्केट के अंदर जो भी
किसी भी शेयर की प्राइसेस में उतार चढ़ाव आते हैं, उसके होने के बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये रीजन की वजह से भी क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों में जैसे आप वॉर को ही ले लें आप, है ना, कॉमन फॉर मेरे पास और तीन चार टॉपिक डिस्कस करने के लिए हैं, पर वो तीन चार टॉपिक की नॉन न्यूज़ आपके पास नहीं होगी तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी। वॉर को आप अपन पकड़ लेते हैं। जैसे अभी सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव के बहुत बड़े रीजंस के अंदर अमेरिका और ईरान की वॉर थी। तो उस वॉर की वजह से जो उनके गोल्ड रिजर्व या सिल्वर रिजर्व हैं, सिल्वर रिजर्व नहीं बोलते, गोल्ड रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी गोल्ड इस दुनिया में ऐसी करेंसी है जो सभी प्रकार की करेंसी में बराबर डिनोमिनेशन रखती है। यानी अगर आप पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े करेंसी की बात करेंगे तो क्या डॉलर है क्या? नहीं, गोल्ड है। यानी हर करेंसी का कंपैरिजन, उस हर करेंसी का उतार चढ़ाव किसके कंपेयर में देखा जाता है? गोल्ड के रूप में। आप किसी भी कंट्री के रिजर्व के बारे में बात करते हैं ना, जैसे अपन आरबीआई का रिजर्व कितना है, तो रिजर्व फॉरेन करेंसी के रूप में कितना है, रिजर्व गोल्ड के रूप में कितना है, इसका डिनोमिनेशन होता है कि हमारे पास गोल्ड का रिजर्व कितना है, टोटल रिजर्व का कितना परसेंटेज गोल्ड है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड के रूप में रिजर्व होगा, वो कंट्री का रिजर्व फंड उतना ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। तो गोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट पे आते हैं। प्रोटेक्टिंग अर्निंग अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। अब मान लीजिए मैंने कहीं शेयर मार्केट या अलग अलग जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। मार्केट में कोई, अब मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए शेयर्स में लगा रखे हैं, बाकी 5 लाख रुपए अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन अब मार्केट के अंदर कोई ऐसा रिस्क वॉर की वजह से अराइज होता है, जिस वजह से जिन शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट मैंने 5 लाख रुपए का कर रखा था, उनकी मार्केट प्राइस कम हो गई। मार्केट प्राइस कम होने से रिटर्न भी नहीं आएगा, और मार्केट प्राइस कम होने से उनका कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो नेगेटिव चला गया। 100 रुपए का शेयर प्राइस 150 होना चाहिए, 100 रुपए का शेयर प्राइस 80 रुपए रह गया। तो यानी कैपिटल एप्रिसिएशन का नेगेटिव बैलेंस जनरेट हो गया। समझा की बात आपको मेरी? 100 का प्राइस 80 रह गया, 20 रुपए नुकसान हो गया। तो ये जो रिस्क अराइज हुआ मार्केट में, इसको कवर अप करने के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट को ऐसी ऐसी जगहों पर वेल डाइवर्सिफाइड करना होगा ताकि कहीं ना कहीं मुझे रिटर्न भी जनरेट करूं। तो 5 लाख रुपए को मैंने जिन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था वहां से नेगेटिव रिटर्न मिला, तो बाकी 5 लाख मैंने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था जहां से मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिला, जिससे मेरा होने वाला रिस्क जो था वो क्या हो गया? नलीफाई हो गया। तो किस प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का प्लान करते हैं, ये चैप्टर आपको इसके बारे में बात करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। पॉइंट नंबर 4 के बाद अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। लिखेंगे टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर ए, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ जी, इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप of portfolio management of portfolio management, the portfolio manager is mostly concerned is mostly concerned with generating maximum return. Resultantly, they put a significant share a significant share of resources in the trading of securities.
they purchase they purchase stock when they are undervalued, when they are undervalued, and sell them off when their value increases. नंबर टू, अभी समझाऊंगा, पहले नोट करें। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, in this type of portfolio management, in this type of portfolio management, the portfolio manager, the portfolio manager deal with fixed portfolio design, fixed portfolio design to match the current market scenario, current market scenario. Number third, discretionary, discretionary portfolio management, portfolio management, इसमें लिखेंगे in this particular type, in this particular type of portfolio management, portfolio management, portfolio manager, portfolio manager having full control of investor money, of investor money, and free to adopt any strategy which is suitable for investor, which is suitable for investor. Number 4, non discretionary, non discretionary portfolio management, portfolio management. Under this portfolio management, under this portfolio management, portfolio manager, portfolio manager provide advice and investment choice, and investment choice. It is up to investor, it is
up to investor whether to accept the advice or reject it. Under this type, under this type of management, final call rests with the investor, with the investor instead of portfolio manager. चलिए इतनी बात को नोट करें। नोट कर लिया क्या आपने? अब सुनो ध्यान से आगे की बात। हो गया? हाँ जी। अब देखिए मैंने यहाँ पर बात किस बात में करी है, टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। पहले बात करिए एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखिए क्या, in this type of portfolio management, the portfolio manager is mostly concerned with generating maximum return. Resultantly, they put a significant share of resources in the trading of securities, and they purchase stocks when they are undervalued and sell them off when they are increases. ये तो बहुत नॉर्मल बातचीत है कि जब भी आप सिक्योरिटी परचेज करते हैं, मान लो 100 रुपए पर, और आप बेचोगे भी कब, जब उसका प्राइसिंग ऊपर जाएगा। यानी जब तक प्राइसिंग उसका अच्छे खासा ऊपर नहीं जाता, जब तक आप उस सिक्योरिटी को होल्ड करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए उसका प्राइस 150 रुपये चला गया 2 साल के अंदर, फिर आपने उसको बेच दिया, है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब वो अंडर वैल्यूड है तब परचेस करते हैं, जब ओवर वैल्यूड होती है तो बेच देते हैं। ये तो अंगूठा टेक आदमी भी जो होगा वो भी यही काम करेगा, बोले सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो तब फायदा हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है। तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें सिक्योरिटी अंडर प्राइस पर आप परचेस करते हैं, ओवर प्राइस पर बेच देते हैं, आपको बाकी डिफरेंस अमाउंट का फायदा हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं। एक होता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या लिखा? इन दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द पोर्टफोलियो मैनेजर डील विद अ फिक्स्ड पोर्टफोलियो डिजाइन टू मैच द करंट मार्केट सिनेरियो। अब ये क्या बात है, समझते हैं, देखो ध्यान से। पैसिव इनकम के बारे में आपने कभी सुना है वर्ड पैसिव इनकम? एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। क्या समझते हैं इस बात से? ऐसे हाथ खड़ा करके जवाब देना है, बताओ। साइड इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं? नहीं। एक्टिव इनकम से क्या समझते हैं आप? हाँ, पैसिव इनकम, बिल्कुल इसको बोलते हैं। आप सो रहे हैं और पैसा आ रहा है तो वो पैसिव इनकम कहलाती है। जैसे मान लो मैंने आपको कैसे बात करी, अभी इससे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप फीस दे रहे हैं इंस्टीट्यूट को, वहाँ से मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, ये पैसिव, ये एक्टिव इनकम है। कि मैं कोई परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, उसके बेसिस पर मुझे कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, वो मेरी एक्टिव इनकम हो गई। अब ये क्लास रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड होकर के सिस्टम पे अपलोड हो गई। कोई रात के 11 बजे कोई व्यक्ति आया,
उसको लगा कि साहब मेरे को एसएफएम की क्लास परचेज करनी है, उसने ऑनलाइन परचेज कर ली और वो रात के 11 बजे बिक गई। उसके सिस्टम पर वो क्लास परचेज हो गई, गूगल ड्राइव मोड में उसको एक्टिव सारे वो लेक्चर मिल गए, उस देखना रात को 12 बजे शुरू कर दिए। तो वो जो इनकम जनरेट हुई उसके लिए मैंने कोई डायरेक्ट एफर्ट किया क्या? नहीं। तो वो कौन सी इनकम कहलाएगी? पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम जिसके लिए आप परफॉर्म कर रहे हैं और पैसिव इनकम जिसके लिए आप परफॉर्म नहीं कर रहे, है ना? जो आपकी जैसे इंटरेस्ट इनकम आपने बताया, आपने कोई इनकम कमा करके उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, उससे एक फिक्स रिटर्न आपको मिल रहा है। तो वो जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो कौन सी इनकम होगी? पैसिव इनकम। अब पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर एक ऐसा पोर्टफोलियो डेवलप करता है जिससे एक फिक्स पोर्टफोलियो डिजाइन टू मैच द करंट मार्केट सिनेरियो। करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से वो ऐसा पोर्टफोलियो मैनेज करता है जिस प्रकार से आपको एक रेगुलर इनकम एक रेगुलर फॉर्म के अंदर मिलती रहेगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? पैसिव इनकम, जिसके लिए आपको मैनुपुलेशन नहीं करना। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक और बात, जैसे क्या होता है कि मैं शेयर मार्केट से कोई रिटर्न जनरेट करता हूँ, तो मैं भी शेयर मार्केट से रिटर्न दो तरीके से जनरेट करता हूँ, एक एक्टिव फॉर्म में और एक पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में मैंने क्या काम किया? एक पोर्टफोलियो मैनेज कर लिया और उसको इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, है ना? अब उससे एक रेगुलर इनकम मेरे को आती रहेगी, मेरे को उस पोर्टफोलियो को छेड़ना ही नहीं है। मतलब उसके शेयर्स को रेगुलर बेसिस पे ना तो खरीदना है ना बेचना है। और एक होती है एक्टिव, उसमें ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। क्या होता है, कई बार कुछ शेयर्स को कब खरीदना है और कब बेचना है, यानी कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, तो उसके लिए रेगुलर मार्केट वॉच करते रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, ये शेयर की सिक्योरिटी की प्राइस 100 से 120 पहुंच गई, अब ऊपर नहीं जाएगी, बेच दो। तो मैं बेच दिया तो 20 रुपए का रिटर्न आ गया। अब वो शेयर का प्राइस जैसे ही 105 रुपये आया, फिर से परचेज कर लिया। फिर वो ऊपर चढ़ा, 115 पे पहुंचा, तो फिर मैंने फिर बेच दिया, 10 रुपए की इनकम हो गई। तो मुझे ये कैसे मालूम पड़ा कि वो प्राइस अब नीचे आएगी? मुझे कैसे मालूम पड़ा कि अब वो प्राइस ऊपर जाएगी, अब खरीदना है और अब बेचना है? क्योंकि मैं रेगुलर मार्केट को वॉच कर रहा हूँ। तो मैं उस सिक्योरिटी को रेगुलरली खरीद भी रहा हूँ, रेगुलरली बेच भी रहा हूँ। तो वो क्या मेरी पैसिव इनकम कहलाएगी? नहीं। पैसिव का मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट्स प्लान जिसके अंदर आपने आंख बंद कर लिया, अब आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, ना तो शेयर्स को खरीदना है ना बेचना है। तो मैंने एक दो तीन प्रकार के पोर्टफोलियो बनाए। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जो पैसिव पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर मैंने केवल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, मेरे को मतलब नहीं, एक रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या कैपिटल एप्रिसिएशन मेरे पास आती रहेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये होती है। इसके बाद मैंने बोला एक डिस्क्रिएशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, एक नॉन डिस्क्रिएशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। In this particular type of portfolio management, portfolio manager having full control of investor money and free to adopt any strategy which is suitable for investor। क्या मतलब है? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो अपना शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे मान लो किसी का लकड़ी टेबल बनाने का काम है, बड़ा व्यापारी भी तो हो सकता है। अब उसका दुनिया भर का जो बिजनेस है, उसका दिमाग सारा बिजनेस में लगा हुआ है, पैसा कमा रहा है। लेकिन उसको पैसा कमा के उसको ग्रो करना है, और पैसा ग्रो करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? शेयर मार्केट। अब उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो शेयर मार्केट में भी दिमाग लगाए। तो वो क्या करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर को अपॉइंट कर देता है, बोलता है ये पकड़ो पैसा, एक कितने चाहिए आपको? 50 लाख मैंने आपको दे दिए, अब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मुझे रिटर्न देते रहो। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनका नाम क्या है? सीएमए और सीए। वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना अपने, प्रैक्टिस करते हैं, जॉब करते हैं, यही समझ में आती है अपने को बात। इसके अलावा ये काम भी होते हैं। इसमें क्या होता है, आप पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं बड़े बड़े लोगों के, पर आपने कुछ जीवन में उखाड़ा भी होना चाहिए। उखाड़ा समझ में आती है क्या? कुछ बहुत बड़ा काम किया वो होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको 50 लाख रुपए क्यों दे दे? ऐसे ही दे देगा क्या? भाई मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो मैनेज करो। नहीं, आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी होनी चाहिए, आपका नाम होना चाहिए मार्केट में कि साहब ये व्यक्ति पोर्टफोलियो मैनेज करने का काम करता है, बढ़िया करता है और बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ऐसे इस तरीके का काम अगर आप करते हैं, तो वो व्यक्ति इन्वेस्ट जो बिजनेसमैन आदमी होगा वो आपको 50 लाख रुपए देगा, और आपको क्या करना है? अपने बिहाफ पे डिसीजन लेकर के उस पैसे को ग्रो करना है और इन्वेस्टर्स को उसका रिटर्न देना है। अब जैसे मान लो मैंने एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर किसी एक व्यक्ति के 50 लाख रुपए लेकर के मार्केट में इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपए उसको कमा करके दिए, तो कुछ मैं भी तो रखूंगा। तो मैं जो कमा करके दूंगा उसी में से तो रखूंगा। तो मैंने बोला 50,000 रुपये मेरा हिस्सा हो गया, 4.5 लाख रुपए उसको मिल गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए। तो डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कहते हैं जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजर स्वतंत्र होता है अपने डिसीजंस को लेने के लिए, कि वो उस इन्वेस्टर्स की मनी को कहाँ इन्वेस्टमेंट करके बेटर रिटर्न दे रहा है, उसका डिसीजन मेकिंग वो क्या करता है? खुद करता है, इन्वेस्टर से नहीं पूछता। मेरी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता।
मान लीजिए नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करूं तो किसी इन्वेस्टर ने मुझे पैसा दिया इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मैं कौन हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजर। लेकिन मैं कोई भी डिसीजन अगर लूंगा तो इन्वेस्टर से पूछ करके लूंगा कि देखो मैं आपका पैसा उस फलाने शेयर में डाल रहा हूँ, अब डाल रहा हूँ, अब निकाल रहा हूँ, अब उसमें ऐसा रिटर्न आ सकता है। तो सारी बातें मैं उससे पूछ पूछ करके अगर कर रहा हूँ तो वो मैनेजमेंट कैसा कहलाएगा, नॉन डिस्क्रिशनरी। अंडर दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोवाइड एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट चॉइस, वो अपनी एडवाइस देगा, एक्शन नहीं लेगा। इट इज अप टू द इन्वेस्टर वेदर टू एक्सेप्ट द एडवाइस और रिजेक्ट इट। अंडर दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट फाइनल कॉल रेस्ट विद द इन्वेस्टर इंस्टीड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो पोर्टफोलियो मैनेजर की फाइनल कॉल नहीं होगी, फाइनल कॉल उस इन्वेस्टर की होगी, वो जैसा बोलेगा वैसा काम आपको करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? तो ये कुछ टाइप मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बताए। अब इसके आगे का डिस्कशन मैं करूंगा, उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, वो देखेंगे अपन। यहाँ तक की बातें समझ में आई क्या आपको आज की क्लास में? ठीक है ना? अभी आगे की बातें अपन और भी करेंगे। अच्छा, मैं अब कुछ बात और कर रहा हूँ, उसको समझना।